आपके ऐसे कंपटीशन एग्जाम जिसके अंतर्गत जीएस यानी कि जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे एग्जाम की दृष्टि से हमने 50 वन लाइनर क्वेश्चनों को इस सेशन में लेकर के आया है, जो कि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बने रहिए। निश्चित तौर पर यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो यह निश्चित तौर पर ये जो वीडियो है आपको पूरी वैल्यू देगी। मैं मां सरस्वती, मां वीणा वादनी से ये प्रार्थना करता हूं कि मां वीणा वादनी आपको सदैव सन्मार्ग की राह पर प्रेरित करे और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा सजग रहें। आइए जल्दी से करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो डियर फ्रेंड्स, आपके ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि प्रायोगिक परीक्षा जिसके अंतर्गत जीएस यानी कि आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी दृष्टि से यह जो आपकी स्लाइड है एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत 50 वन लाइनर क्वेश्चनों का डिस्कस किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए एकदम सहज सरल और आसान भाषा में प्रत्येक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। आइए जल्दी से करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज के इस सेशन का जो आपका क्वेश्चन है, कहता है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान, ये देखिए 90 नहीं 9 डिग्री सेंटीग्रेड है, 9.0 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरा करके 3.0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि जो आपका जल का तापमान है ना, वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, या फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर जाएंगे तब इसके साथ क्या परिवर्तन होगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जब जल का तापमान, जल अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है यानी बर्फ की अवस्था में है, जब जल का तापमान हम बढ़ाते हैं तो जब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है ना, तो जो इसका आयतन है ना, आयतन क्या होता है, आयतन घटता है। आयतन सबसे पहले क्या होता है, घटता है। और फिर जब तापमान आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तो फिर से आयतन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। अब लेकिन इसका उल्टा आपका यह प्रश्न पूछ रहा है, इसका उल्टा। हमने बताया आपको कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने पर तापमान क्या होता है, आपका घटता है, सॉरी आयतन आपका क्या होता है, घटता है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आप जाते हैं तो आयतन फिर से क्या होने लगेगा, आयतन फिर से बढ़ने लगेगा। अब आइए प्रश्न की खूबसूरती को समझते हैं कि प्रश्न आपको किस प्रकार से गुमराह किया है। प्रश्न कह रहा है कि 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। अब 9 से जब 3 जाएंगे तो 3 आपके 4 के अंदर का है ना, जो 3 है 4 के अंदर का है ना, 0 से लेकर के 4 के बीच में है ना। तो हमने बताया कि जब आपका 4 से ज्यादा तापमान होता है यानी 9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो 4 से जब ज्यादा जाएगा तो बढ़ेगा, लेकिन यहां 9 से 4 की ओर आएगा तो पहले क्या होगा, घटेगा। पहले क्या होगा, घटेगा। और हमने आपको बताया कि 0 से 4 की तरफ जाने पर आयतन क्या होता है, आयतन घटता है। लेकिन अब 4 से 3 की ओर यानी उल्टा इधर आना है तो यह क्या होगा, यह बढ़ेगा। इसी खूबसूरती को आपको समझना था, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा कि आयतन पहले घटेगा और बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। ध्यान से समझिएगा, यदि समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से भरा हुआ यह प्रश्न है, इसलिए एक बार इसे और देखने का प्रयास कीजिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार, कोई भी पदार्थ जब पानी के अंदर डूबता है ना, तो उसके द्वारा पानी को क्या किया जाता है, हटाया जाता है। जैसे ये आपकी नाव है, ये पानी अगर आपका भरा हुआ है तो आप देखेंगे कि पानी की सतह तो आपकी ये हो गई, और नाव का इतना हिस्सा और पानी में डूबा होता है। तो यह पानी को यहां से क्या करता है, यहां पे जो पानी था इस पानी को क्या करता है, हटा देता है। तो यह कितना पानी हटाता है इस बात को पूछ रहा है। तो यह जो आपका भाग है ना, ये इस्पात की जो नाव है ना, इसका ये वाला सिरा जो है, जो पानी में डूबा हुआ भाग है, ये वाला भाग जितना, ये वाला जो भाग है, नीचे वाला भाग जो है, नीचे वाला ये भाग जितना पानी में, इस भाग का वजन जितना है, उस वजन के बराबर पानी को क्या करेगा, यह विस्थापित करेगा। उस वजन के बराबर पानी को यह क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा कि नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। यानी कि जो भाग नाव का पानी के अंदर डूबा हुआ है उस भाग के बराबर
भार का पानी वह क्या करेगा, अपनी तल से हटाएगा। अगले क्रम में तीसरा प्रश्न जो है कहता है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। न्यूटन की गति का पहला नियम लागू होता है कि जब आप किसी भी चादर को पीटते हो तो जब चादर और चादर में चिपके धूल के कण आपके कैसी अवस्था में है, रुके हुए अवस्था में है। आपने पीटा तो चादर को आपने गति दिया लेकिन धूल के कण वही के वही रुक गए, इसलिए धूल के कण क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, जो कि जड़त्व का नियम है, गति का पहला नियम का एक उदाहरण है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका स्क्रीन पर कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ में जो सड़क की अपेक्षा घर्षण होता है, बर्फ की सतह एकदम चिकनी होती है और चिकनी सतह पर घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है, याद रखिएगा। अगले क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होगा, क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य जो घर्षण बल है वह रोड़ी और पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में क्या होगा, कम होगा, इसलिए बर्फ पर चलना क्या होगा, कठिन होगा, याद रखिएगा इस चीज को। अगले क्रम में जो आपका छठवां प्रश्न है, छठवां प्रश्न देखिए क्या कहता है। छठवां प्रश्न आपका कहता है कि लड़की के सिलेंडर कार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलने की अवस्था के घर्षण बल की तुलना में क्या हो। यहां देखिए सारी कहानी घर्षण बल की है। जब उसको क्या करते हैं, खींचते हैं, तो खींचने की अपेक्षा जो लुढ़काने में घर्षण बल है वह कम होता है, और जहां घर्षण बल कम होगा वहां चीजों को ले जाना आसान होगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, कहता है कि यदि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होगा। देखिए कह रहा है कि जैसे एक जहाज यहां पे है जो कि पानी में नदी में तैर रहा है, और एक जहाज ये आपका यहां पे समुद्र है, तो यहां पे आपका ये जहाज है। अब कह रहा है कि यहां पे जो जल के डूबे हुए भाग है वह पानी में ज्यादा डूबेगा या समुद्र में। तो आपको बता दें कि समुद्र का घनत्व जो है वह ज्यादा होता है, इसलिए जल का नाव का स्तर ऊपर आ जाएगा, यानी यहां समुद्र में जो नाव है कम डूबेगी और यहां पे नदी में नाव ज्यादा डूबेगी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कि थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा। अगले क्रम में जो आठवां प्रश्न है कहता है कि लोहे की कील पारे में क्यों क्या करती है, तैरती है, जबकि यह पानी में डूब जाती है। तो लोहे के कील का जो लोहे का घनत्व होता है पानी से अधिक होता है, इसलिए पानी में डूब जाती है, तथा लोहे के कील का जो घनत्व होता है, लोहे का जो घनत्व होता है पारे से कम होता है, और कम घनत्व वाली वस्तु हमेशा ऊपर तैरती है और ज्यादा घनत्व वाली वस्तु हमेशा डूब जाती है। इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा कि जिसका घनत्व अगर पानी से ज्यादा होगा वह पानी में डूब जाएगा, और बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा पानी में क्या करता है, तैरता है। इस बात को एकदम गांठ बांध करके रख लीजिए। अगला है आपका नौवां प्रश्न कि जब एक ठोस पिंड पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है। विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि जितना पानी जल में डूबा हुआ भाग है किसी पदार्थ का, उतना ही भार पानी का वह वस्तु क्या करता है, हटाता है, विस्थापित करता है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है कहता है कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि जानते हैं आप कि जो बर्फ का घनत्व होता है पानी से कम होता है लेकिन एल्कोहल से ज्यादा होता है, इसलिए यह क्या होता है, एल्कोहल में डूब जाती है, जबकि पानी में क्या करती है, तैरती है। याद रखिएगा। अगले क्रम में आपका देखिए जो आपका घनत्व है ना, घनत्व से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे जरूर आते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन, इसलिए आप इस बात को एकदम गांठ बांध करके रख लीजिएगा। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का जो घनत्व होता है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक जिसका घनत्व कम होगा वह ऊपर तली में तैरेगी। तो पारे का घनत्व क्या है, अधिक है, पारे का घनत्व अधिक है, इसलिए स्टील का घनत्व कम है और वह इसलिए स्टील पारे पर क्या करेगी, तैरेगी। याद रखिएगा इस बात को बहुत सावधानी पूर्वक। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह थोड़ा सा ऊपर उड़ जाती है। इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया कि क्योंकि समुद्र का घनत्व क्या होता है, कम होता है नदी की अपेक्षा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। यहां पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का घनत्व होता है वह सबसे अधिकतम होता है। याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है, जबकि उसका आयतन की अगर बात करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन उसका सबसे निम्नतम होता है। याद रखिएगा इस बात को। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है वस्तु की मात्रा
मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो वस्तु की मात्रा चाहे बदल दें हम तो उसका घनत्व तो नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर कोई 10 किलो की वस्तु है तो उसका जितना घनत्व है ठीक उतना ही घनत्व वही वस्तु अगर 1 किलो की बना दी जाए, काट करके 9 किलो हटा दिया जाए तो उसके घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिएगा इस चीज को, घनत्व अपरिवर्तित रहता है किसी भी वस्तु का। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? उसका भी कारण आपका घनत्व है। बादलों का तैरने का कारण जो है वह क्या है? घनत्व है। वायुमंडल के घनत्व से जो आपका बादल होते हैं उनका घनत्व कम होता है, इसलिए वे वायुमंडल में क्या करते हैं? तैरते हैं। याद रखिएगा तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान होता है। हमने आपको बताया कि जिसका घनत्व ज्यादा होगा वह वस्तु क्या होगी? उस पानी में क्या होगी? डूब जाएगी। तो आपका समुद्र जो है, समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है साधारण पानी से ज्यादा होता है, इसलिए उसमें समुद्र में तैरना क्या होता है? आपका आसान होता है। इस चीज को याद रखिएगा, घनत्व ज्यादा तो तैरना आसान, घनत्व कम तो तैरना कठिन, इस बात को याद रखिएगा। समुद्र में प्लवन करने आइसवर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? अगर कोई आइसवर्ग है यानी कोई आपका बर्फ का टुकड़ा है जो कि प्लवन कर रहा है, समुद्र में तैर रहा है, तो उसका कितना भाग ऊपर रहेगा? अगर बर्फ के टुकड़े की बात करें तो बर्फ के टुकड़े के लिए ये 1/10वां भाग इसका क्या होगा? ऊपर रहेगा, बाकी सब क्या होगा? डूब जाएगा अंदर की ओर। अगला क्रम में जो आपका प्रश्न है 18वां, कहता है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ाने के साथ साथ द्रव का दाब जो है, जैसे जैसे पानी के अंदर आप चलते जाते हो द्रव का दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। अब देखिए जो आपका बांध है, बांध के ऊपरी तल पर जो आपका दाब है कम होगा, निचले तल पर दाब ज्यादा होगा, यानी निचले तल का जो पानी है वह ज्यादा दाब लगाएगा, ऊपर वाला तल का पानी कम दाब लगाएगा। इसलिए नीचे वाली दीवार बांध की क्या बनाई जाती है? चौड़ी बनाई जाती है, और ऊपर कम दाब होता है इसलिए इसकी दीवार क्या होती है? पतली बनाई जाती है। ऊपर पतली और नीचे क्या होती है? चौड़ी होती है। इस बात को याद रखिएगा। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक हमेशा घट जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगले क्रम में है कि चौराहे पर पानी के पुराने में गेंद नाचती है। फुहारे पानी के फुहारे होगा, फुहारे में गेंद क्या करती है? नाचती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने पर दाब क्या होता है? घट जाता है। वेग बढ़ने पर दाब क्या होता है? घट जाता है। व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। एक को बढ़ाने पर दूसरा घट जाता है तो व्युत्क्रमानुपाती, एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ जाता है तो उन दोनों के बीच में अनुक्रमानुपाती का संबंध होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगले क्रम में आपका प्रश्न है कि भारी हिमखंड यानी बर्फ का टुकड़ा शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। क्योंकि हमने आपको बताया ना कि निचले तल का दाब अधिक होता है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण उसका गलनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है, इस बात को याद रखिएगा। अभी जब हम प्रेशर कुकर की बात करेंगे, प्रेशर कुकर क्या करता है? प्रेशर कुकर में अब जब दाल रख करके पकाते हो तो प्रेशर कुकर दाब क्या करता है? बढ़ा देता है, और दाब बढ़ाने पर गलनांक यानी कि दाल की गलने की जो क्षमता होती है घट जाती है। इसलिए प्रेशर कुकर में नॉर्मल की अपेक्षा दाल जल्दी से गल जाती है, जल्दी से पक जाती है। याद रखिएगा। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि जब क्षेत्रफल किसी भी वस्तु का बढ़ जाता है तो दाब उसका क्या हो जाता है? कम। जितनी चौड़ी वस्तु हो जाएगी उतना ही दाब उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब उसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका भी एक एग्जांपल है, याद रखिएगा, मैं बता रहा हूं। जैसे अगर देखिए, अगर आप दीवार के अंदर कील को क्या कर रहे हैं? धंसा रहे हैं, तो अगर आपकी नुकीली कील है तो वह जल्दी धंस जाती है, और वही कील अगर आपकी इस प्रकार से है तो यह कील दीवार में नहीं धंसेगी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कम होने से क्षेत्रफल कम होने से दाब ज्यादा, और क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम, क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम, क्षेत्रफल कम होने से दाब ज्यादा। तो यह क्षेत्रफल कम है, दाब ज्यादा लगेगा, इसलिए दीवार में घुस जाएगी। क्षेत्रफल ज्यादा है, दाब कम लगेगा, इसलिए दीवार में नहीं घुसेगी। याद रखिएगा इसको भी। अगला है कि बर्फ का दो टुकड़े आपस में क्या करते हैं? दबाने पर टुकड़े आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। इसका कारण भी आपका है गलनांक का घट जाना। दाब अधिक होने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वह क्या होता है? घट जाता है, इसलिए जो बर्फ होती है एक में ही चिपक जाती है। अगले क्रम में जो प्रश्न है, प्रायः तेज आंधी आने पर
फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की जो वायु होती है छत की सतह पर दाब उत्पन्न करती है। वायु जितनी ही तेज होगी दाब उतना ही ज्यादा होगा। तो ऊपर का दाब क्या हो जाता है, ऊपर का दाब हो जाता है ज्यादा और नीचे का दाब आपका क्या हो जाता है, नीचे का दाब नॉर्मल ही रह जाता है, जिसके कारण आपकी जो फूस या टीन की जो छत है वह क्या हो जाती है, उड़ जाती है। उत्तर को पढ़िएगा कि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, इसलिए क्या हो जाती है, छत की फूस या टीन की छत जो होती है उड़ जाती है। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, जिससे कि रेलगाड़ी के द्वारा लगाया गया दाब क्या हो जाए, कम हो जाए और दुर्घटना न हो। दाब को कम करने के लिए क्या की जाती है, पटरियां लकड़ी या फिर कंक्रीट की लगाई जाती हैं पट्टी। पहाड़ों पर कभी-कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब जो होता है वह क्या हो जाता है, घट जाता है। आपके शरीर का जो दाब होता है ना, नीचे जैसे ही आप हैं वायुमंडल का दाब जो है उसको नियंत्रित किया हुआ है। जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता है और दाब घटने के कारण गैसों की विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए आपके दांत और मुंह से क्या हो, नाक और मुंह से क्या होने लगते हैं, खून निकलने लगते हैं ऊंचाई के साथ साथ। अगला है आपका प्रश्न कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही निकल जाती है। देखिए वायुमंडलीय दाब ऊपर जैसे ही जाते हैं वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है, इसलिए फाउंटेन पेन की जो स्याही का दाब होता है अंदर का वह आपका क्या होता है, वह आपके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ऊपर जाने पे वह कम हो जाता है, इसलिए वह उसकी स्याही क्या हो जाती है, बाहर निकलने लगती है। याद रखिएगा। अगले क्रम में जो प्रश्न है आपका कहता है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे तथा त्रिज्या 1% अधिक कर दिया जाए तो उसके गुरुत्वीय त्वरण 2% बढ़ जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जस्ट 2 गुना का उसमें प्रभाव पड़ेगा। याद रखिएगा। ऊंचाई का जहाजों पर पानी जो है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों ही उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अतः पानी उबलने का जो बिंदु है वह क्या आ जाता है, नीचे। ऐसे तो पानी आपका उबलता है कितना, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन वायुमंडलीय दाब अगर कम हो जाए, वायुमंडलीय दाब पर यह 100 सेंटीग्रेड पर खोलता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब कम हो जाने के कारण इसका ऊंचाई के स्थान पर, ऊंचाई का के जगहों पर पानी का जो उबलने का बिंदु है वह क्या हो जाता है, वह नीचे आ जाता है, इसलिए ज्यादा तापमान देना पड़ता है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब होता है, इस बात को याद रखिएगा। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, क्योंकि दलदली में घर्षण की क्या होती है, कमी होती है, इसलिए हम फिसलना क्या करते हैं, शुरू कर देते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि वायु दाब की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करती है कि मौसम कैसा है, तूफानी है। अगर मौसम तूफानी है तो वायु दाब मापी की जो रीडिंग है वह अचानक से गिरने लगेगी, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के कुछ ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वायुमंडल दाब जैसे जैसे ऊपर जाता है वह क्या होता है, घटता है, इसलिए उसका आमाप क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अगले क्रम में है कि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। पर्वतों पर वायु दाब जो होता है वह घट जाता है और वायु दाब घटने के कारण जो गैसों की विलेयता है वह कम हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता वहां पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस भी बात को याद रखिएगा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है कि जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा क्या हो जाता है, गिर जाता है। यह भी वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण होता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण होता है। याद रखिएगा। उड़ान से पहले हवाई जहाज को मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्योंकि कार्यकारी जो वायु दाब है वह क्या हो जाए, बढ़ जाए, ताकि वह आसानी पूर्वक क्या हो सके, उड़ सके। तो इसको भी याद रखिएगा। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में जाकर क्या हो जाता है, फट जाता है, क्योंकि वायु दाब क्या होता है, घट जाता है। वायु दाब घटने के साथ साथ गुब्बारे का आमाप में वृद्धि होती है। आमाप यानी कि उसके आयतन में वृद्धि होती है और वह गुब्बारा क्या होता है, फट जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगले क्रम में जो प्रश्न है कहता है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों। अभी हमने आपको बताया कि अधिक दाब के कारण पानी का जो गलनांक होता है, उबलने का जो ये होता है, बिंदु होता है, वह क्या हो जाता है,
कम हो जाता है, जिससे उसके अंदर रखी दाल जल्दी से क्या हो जाती है, पक जाती है। लिखा हुआ है कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अगले क्रम में है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन। सूर्य में जो सूर्य आपके हीलियम गैस का एक मिश्रण है और हीलियम परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है और दो हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके हीलियम परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु नाभिक मिलकर के एक परमाणु का निर्माण करते हैं तो उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं और इसमें बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है वह क्या है, नाभिकीय संलयन है, याद रखिएगा। अगला है आपका कि डायनमो परिवर्तित करता है, तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, याद रखिएगा इसको। अगला है आपका प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में किसका उत्पादन किया जाता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा का किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जब हम रबड़ के गेंद वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है क्योंकि उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, और जब हम उस पर दाब बढ़ाते हैं, जब उस पर बैठते हैं तो उसका स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण उसका क्या हो जाता है, वह गद्दा फैल जाता है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है वह क्या कहता है कि किसमें, अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो खींचा हुआ धनुष है। खींचा हुआ धनुष जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तब तक उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। यह आपका विकल्पीय प्रश्न है। अगले क्रम में जब आपका प्रश्न है कि जब एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जो है ना, सीढ़ी पर चढ़ने से गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो ऊपर जाने पे घटता जाता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए अधिक ऊर्जा हमारी क्या होती है, खर्च होती है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। अगला प्रश्न है कि कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है, न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे विनाश यानी कि नष्ट किया जा सकता है, तो यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा यानी द्रव्य को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है कहता है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम के द्वारा, अनुप्रयोग द्वारा, तो पास्कल का नियम, याद रखिएगा। हाइड्रोलिक वाला सिस्टम किस नियम पर आधारित है, पास्कल के नियम पर आधारित है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है, रेल की पटरियों पर अपने वक्रों के पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं, किस कारण से मुड़ी होती हैं, तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सके। देखिए क्या है, रेलगाड़ी की जो पटरियां होती हैं ना, वक्र पर थोड़ी सी क्या होती हैं, बैंक की हुई होती हैं, थोड़ी सी घूमी हुई होती हैं, तो ताकि रेलगाड़ी की जो अभिकेंद्रीय बल है जो कि उसको घुमाने का काम करता है, उसे अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो सके, जिसके कारण उसको क्या किया जाता है, बैंक किया जाता है, घुमाया जाता है। अगले क्रम में आपका प्रश्न है कि साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, क्योंकि वह गुरुत्व केंद्र के आधार पर अंदर बना रहे और उसे गिरने से क्या हो, बचाया जा सके। इस प्रकार से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। इनको आप याद रखिएगा। ये जो स्लाइड है, स्लाइड का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे प्रोवाइड करा दिया जाएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल पर इसी तरह की जीके, जनरल साइंस और मैथ की वीडियो हमेशा अपलोड की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।